हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आपको मालूम ही है कि पिछले कुछ दिनों से हम पटना यूनिवर्सिटी का जो बीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी करा रहे हैं। यानी कि जो विद्यार्थी 2021 में पटना यूनिवर्सिटी बीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो खास होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिंधु सभ्यता का परिचय क्या है, उसकी जानकारी वगैरह A to Z डिटेल्स पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले एक और मैं महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से यानी कि ग्रांटी एकेडमी चैनल के माध्यम से आपको पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी सारी अपडेट आती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाना, उसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कराना, जैसे इसमें जितने सारे सब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट डिटेल्स क्या है, इसका विवरण हमने आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको देख सकते हैं। और आप भी अगर 2021 में पटना यूनिवर्सिटी बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल ग्रांटी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल को आप लोग शेयर करें। उसके अलावा मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर देखिए हमारा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे आप उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ पे जो भी पीडीएफ हो गया, इम्पोर्टेंट पीडीएफ हो गया, उसको प्रोवाइड कराना। उसके अलावा भी कुछ टेस्ट सीरीज लाने की योजनाएं चल रही है, वो भी लाई जाएगी। और भी बहुत सारी जो भी जानकारियाँ हो गई आपको उसके माध्यम से मिल जाएगा। तो अभी तक आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। तो चलिए आज का जो मुख्य टॉपिक है उस पर आते हैं। जैसे कि आज का मूल टॉपिक है हमारा सिंधु सभ्यता, और इसके पहले ये पार्ट 2 है सिंधु सभ्यता का, और इसके पहले एक पार्ट मैंने और अपलोड कर दिया है जिसमें हमने सिंधु सभ्यता के बारे में क्या है सिंधु सभ्यता उसका परिचय दिए थे। उसके अलावा सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता हो गए, उसका विस्तार हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ये सारे उसमें हमने बताया था। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग पहले जाकर उस वीडियो को देख लें। तो चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका पहला आज का क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख केंद्र। तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। अब यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता का या इसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता कई नामों से जाना जाता है। तो सिंधु सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य केंद्र था वो था आपका मोहनजोदड़ो, या इसको कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का राजधानी किसे माना गया तो वही मोहनजोदड़ो को। जैसे अभी वर्तमान में भारत का राजधानी जैसे नई दिल्ली को माना जाता है, उसी तरीके से सिंधु सभ्यता में भी सिंधु सभ्यता की जो राजधानी हुआ करती थी वो मोहनजोदड़ो को माना जाता था। अब इसके अलावा भी इसमें कुछ फैक्ट की बात हम कर लें तो मोहनजोदड़ो से हमें एक सड़क निर्माण मिला है, यानी कि जो मोहनजोदड़ो की सड़कें बनी थी उसकी जो चौड़ाई हुआ करती थी वो लगभग 33 फीट हुआ करती थी, यानी कि जो मुख्य सड़क वहाँ से होती है। देखिए ये सारे जितने हमने फैक्ट की बातें लिखी है ये सब इम्पोर्टेंट्स है, किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछा ही है। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो एक आपका पोथी बन जाएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसी फैक्ट को मैं आपके सामने लाया हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये आपके लिए लाभदायक हो जाए। तो यहाँ देखिए हमने पहला जाना हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख केंद्र क्या था, मोहनजोदड़ो। यह हड़प्पा सभ्यता का राजधानी क्या था तो मोहनजोदड़ो था। अब देखिए मोहनजोदड़ो की जो सड़क निर्माण थी उसकी मुख्य जो सड़क थी उसकी चौड़ाई हुआ करती थी 33 फीट। इसको आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, अगर जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं उसका नोट्स बनाते चलिएगा। हो गया। उसके अलावा भी मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ हम जान लें, इसकी और क्या विशेषताएं हो गई मोहनजोदड़ो को। तो देखिए मोहनजोदड़ो जो हो गया यहाँ से हमें एक कब्रगाह प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से ही हमें एक कब्रगाह प्राप्त हुआ है जिसकी आकृति एच आकार की है, यानी कि जो हम लोग ये एच मानते हैं एच आकृति में ये है। तो ऐसे यहाँ से क्वेश्चन उठाता है कि मोहनजोदड़ो से हमें एक कब्रगाह प्राप्त हुई है, उसकी आकृति कैसी है, तो उसकी आकृति जो है एच की आकार में है। ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बंदरगाह नगर, यानी कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था वो था आपका लोथल।
सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था वो था लोथल। तो उसी तरीके से अगर देखा जाए लोथल कहाँ स्थित था, ये तो लोथल ये गुजरात में स्थित था, गुजरात में ये स्थित था। इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि लोथल जो था ये गुजरात में स्थित था। इसमें और भी एक लोथल की विशेषताएं क्या है, इसमें लोथल की अगर विशेषताएं की बात करें तो जैसे कि सिंधु सभ्यता की जितने नगरें थी, सिंधु सभ्यता में जितने हमें नगरें देखने को मिला है, चाहे मोहनजोदड़ो हो गया, चामुंड्रो हो गया, हड़प्पा हो गया, धौलावीरा हो गया, ये सारे जितने नगर थे, इनकी जो मुख्य सड़क की जो जैसे कि घर की जो दरवाजा होती थी वो सड़क के किनारे न होकर सड़क के अपोजिट यानी कि उल्टा होती थी। जैसे वर्तमान में हम देखें तो अभी हम भारत में जो भी हम लोग घर बनाते हैं तो लगभग 80% लोगों को देखने को ये मिलता है कि उनका घर का जो दरवाजा है मेन सड़क के तरफ होती है। लेकिन सिंधु सभ्यता में जितनी मकानें हुआ करती थी वो सड़क के तरफ नहीं हुआ करती थी, उनकी जो मेन दरवाजा हुआ करता था वो सड़क के पीछे होता था, यानी कि पीछे वाला हिस्सा सड़क के तरफ और बाकी जो मेन दरवाजा होता था वो सड़क के पीछे होता था। लेकिन यही एक ऐसा नगर था लोथल कि इसकी मुख्य सड़क जो हुआ करती थी वो मुख्य रूप से आपका सड़क के तरफ जो दरवाजे का मुख्य द्वार हुआ करता था, घर का मुख्य द्वार हुआ करता था, वो सड़क के तरफ खुलती थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता में ऐसा कौन सा नगर था जहाँ की घर की दरवाजे पीछे की तरफ ना होकर सड़क के तरफ या आगे की तरफ होती थी, तो वहाँ पे हो जाएगा लोथल। अब देखिए अगला है आपका कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से पूछा है ऑब्जेक्टिव में कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो काली रंग की चूड़ियाँ। ये कालीबंगा स्थित है कहाँ, कालीबंगा स्थित कहाँ है, तो राजस्थान में। कालीबंगा जो स्थित है वो राजस्थान में, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए राजस्थान हो गया, उसके अलावा है धौलावीरा। अब धौलावीरा का अर्थ क्या होता है, तो अगर धौलावीरा की अर्थ की हम बात करें तो धौलावीरा का सामान्य अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। जैसे आपने देखा था कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो काली रंग की चूड़ियाँ, उसी तरीके से धौलावीरा का जो अर्थ होता है वो सफ़ेद कुआं। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं बनावली। बनावली कहाँ स्थित है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है बार बार क्वेश्चन देखने को मिला है कि बनावली वर्तमान में कहाँ स्थित है, यानी कि भारत में अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो बनावली कहाँ स्थित है, तो वही जो हरियाणा का हिसार जिला है, यानी हरियाणा के हिसार जिले में, वहाँ पे हमें ये बनावली देखने को मिला, इसका कुछ प्रमाण मिला। उसके अलावा देखा जाए सिंधु सभ्यता की लिपि की, लिपि मीन्स क्या होता है, जैसे माना जाता है लिपि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग लिपि कहते हैं, यानी कि लिपि से ही भाषा का विकास हुआ है। तो लिपि क्या थी उन लोगों की, जैसे मान लीजिए हम लोग की भारत की प्रथम लिपि क्या है, देवनागरी लिपि। उसी तरीके से वहाँ कौन सी लिपि प्रचलित थी सिंधु सभ्यता में, तो वहाँ पे दो लिपियाँ प्रचलित थी उस समय, एक थी आपका भाव चित्रात्मक और दूसरा थी पिक्टोग्राफी। इसको बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अब इतना समझ लीजिए, ये पूरा एक जो सिंधु सभ्यता है उसका निष्कर्ष यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। पूरे सिंधु सभ्यता का निष्कर्ष एक निचोड़ कहा जाता है, वो निचोड़ आपको बताया जा रहा है। ये कई माध्यमों से, कुछ लूसेंट से लिया गया है, कुछ अपना पर्सनल नोट्स से उससे लिए हैं, उसके अलावा भी भिन्न भिन्न माध्यम से ये सारा नोट्स एक जगह कलेक्ट किया जा रहा है। तो इस पर आप लोग विशेष फोकस कीजिएगा। अगला है लोहे से परिचित नहीं थे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बार बार पूछता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। हालांकि ज्ञान तो बहुत सारे धातु का था, लेकिन ऐसे पूछ देता है। अभी वर्तमान में जैसे देख रहे हैं आप, लोहा कैसे फेमस है, कैसे प्रचलित है, हर एक क्षेत्र में जहाँ भी जाइए किसी भी चीज़ को बनाने के लिए वहाँ लोहा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोग लोहे की खोज अभी नहीं किए थे। तो वही पूछता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, यानी किस धातु का खोज नहीं किए थे, तो वहाँ तो हो जाएगा आपका लोहा। अगला है मातृशतात्मक, यानी कि सिंधु सभ्यता जो थी वो मातृशतात्मक थी। अब मातृशतात्मक मीन्स क्या हो गया, देखिए एक होता है पितृशतात्मक, एक होता है मातृशतात्मक। तो पितृशतात्मक मतलब होता है पुरुष प्रधान और मातृशतात्मक मीन्स होता है माता प्रधान। अब देखिए
जैसे भारत की जो संस्कृति अभी वर्तमान में हो गई वो पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक मीन्स क्या, जैसे आप देखते हैं किसी का भी परिचय लेना होता है, यानी एक छोटा बच्चा का हो, अगर गांव मोहल्ले टोले में अगर किसी का परिचय लेना होता है तो पूछते हैं कि बाबू तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो वो अपने पिता का नाम बताता है। आपने आज तक ऐसा देखा है जो भारतीय सभ्यता हो गया किसी का परिचय उसके माता का नाम से लिया जाता है? जैसे कोई लड़का निकल गया तो पूछा जाए कि अच्छा बाबू तुम किनके लड़के हो, यानी कि उसके माता का नाम आज तक नहीं पूछा जाता, बस उसके पिता का ही नाम, यानी कि तुम किसके लड़के हो। तो ये हो गया पितृसत्तात्मक। लेकिन सिंधु सभ्यता जो थी इसके उल्टा थी, मातृसत्तात्मक थी। सिंधु सभ्यता में जाने के बाद देखा जाता था कि वहाँ पे किसी व्यक्ति का परिचय लेना होता था तो उसके माता के नाम से पूछा जाता था कि तुम किनकी लड़के हो, तो वहाँ पे अपने माता का नाम या जो लड़की है तो अपने माता का नाम बताती थी। तो इसलिए सिंधु सभ्यता जो था वो मातृसत्तात्मक था। अब इसमें भी ऑप्शन दे देता है, जैसे कि पूछ देगा सिंधु सभ्यता डैश डैश थी, वहाँ दे देगा मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, वहाँ पे होगा आपका मातृसत्तात्मक। अगला है मुख्य फसल। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसलें थी बहुत सारे उसमें फसलें उगाई जाती थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वहाँ की जो फसलें होती थी वो गेहूं एवं जौ होती थी। तो ये रहा आज का लगभग। अब अगला देखिए क्या है, स्थान एवं वस्तु पड़ाव। अगला जो नेक्स्ट स्लाइड होगा या नेक्स्ट वीडियो में, हालांकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी और कुछ भागने लगेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग जानेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जानेंगे कि सिंधु सभ्यता का जैसे जितने सारे नगर हो गए, मोहनजोदड़ो हो गया, चामुंड्रो हो गया, धौलावीरा हो गया, इन सब किन स्थानों से कौन कौन सी चीज़ें हमें मिली है। इससे हर एक एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलता है, 1 या 2 क्वेश्चन इससे देखने को हमें मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे। और उससे पहले मैं बता दूं कि अभी ये जो चैनल है आपका नया है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि हम खुद 2020 में पटना यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी किए थे तो इस तरीके से प्रॉपर ढंग से हमको कोई भी नोट्स नहीं मिला था, तो तैयारी करने में हमको काफ़ी हद तक परेशानियां हुई थी। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको प्रॉपर ढंग से, चाहे वो जीके जीएस का पर्सन हो या जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड का हो, जो भी हो, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में जो बीएड का क्वेश्चन हो गया उसका ट्रेनिंग वगैरह वो हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हालांकि मैथ पर्सन से कम पूछता है, हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया। तो इन सब सारे पर्सन को मैं प्रॉपरली अच्छे ढंग से आपका तैयार कराते जाऊंगा और आपका नोट्स तैयार कराते जाऊंगा। तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, मैंने पहले ही बताया कि अगर आप हमारे ये टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। वहाँ पे आने वाले समय में क्यूज के भी योजनाएं चल रही है, क्यूज या टेस्ट सीरीज वहाँ पे लाया जाएगा जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।